हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने रोटेशन मोशन हमने 10 मिनट्स में कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, अभी जाके आप वो देख लीजिए। ये एक महारिविजन है आपके 11th के लिए, और कन्फर्म है कि आप 70 मार्क्स कवर करोगे आप, क्योंकि ईद यहाँ से चल रही थी और ईद की वजह से आप पूरा प्रिपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि ईद का सेलिब्रेशन जरूरी था। तो आज हम इस वीडियो में कौन सा चैप्टर कवर करेंगे? इसमें हम ग्रेविटेशन आपका कवर कर देंगे, और ग्रेविटेशन के आपके 6 मार्क्स से और कुछ ही टाइम में आपका ये सारा वीडियो हम कवर कर देंगे। और आपको क्या करना है, पूरा वीडियो अच्छे से पूरे ध्यान से देखना है। और अगर आप ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं पढ़ा, ये वाली स्लाइड आपने नहीं पढ़ी, आप इसको पढ़ लीजिए, पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। अभी तक अगर हमने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है 11th का, आप अभी जाकर वो ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन और लिंक में पहले कमेंट में भी लिंक पड़ी होगी। तो पहले टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे यहाँ पे, तो पहला टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक्चुअली है क्या? डिफाइन ग्रेविटेशन, एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन। ग्रेविटेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक मैटर में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से एक मैटर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, यानी इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में क्या बोला था? न्यूटन ने बोला था, इन स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attracts each other with a force which is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the distance of square। इसलिए बोला था कि अगर यूनिवर्स में कोई दो बॉडीज होंगी, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मासेस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों के मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो इनके दरमियान एक डिस्टेंस होगी। यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल ली हो, यहाँ पर एक बॉडी M1 है, दूसरी बॉडी M2 है, और यहाँ पर M2 की वजह से F12 फोर्स आ रहा है, और M1 की वजह से बॉडी M2 पर F21 फोर्स आ रहा है। तो दोनों में कौन सा फोर्स होगा? दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। न्यूटन ने क्या बोला था? दैट इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगा, और यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पे हमारी फार्मूला बन जाती है फोर्स जो इनके दरमियान होता है, दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ये फार्मूला किनके लिए एप्लीकेबल है? दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस फॉर प्लेनेट्स डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर, और डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर। अगर ये पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल, आप समझ रहे होंगे, प्लैनेट्स तो बड़े बड़े मास है, लेकिन प्लैनेट्स को भी हम एज अ पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज जो आपका था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या मतलब है? पहले तो ये स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद वैल्यू इसका क्या है? दैट इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर हम सीजीएस में इसका वैल्यू देखेंगे, दैट इज 6.67 × 10⁻11 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज m-1 L³ T-2। ये आप ध्यान रख लीजिए कि एक सीरीज में ये वाला क्वेश्चन होगा ही होगा, एक एमसीक्यू होगा ही होगा। इसके बाद इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में हर जगह इसका वैल्यू सेम रखा है, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, यानी फंडामेंटल जो फोर्स हमारे पास है उनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स है। उसके बाद अगर हम इनकी सीरीज देखेंगे, पहले न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक फोर्स, उसके बाद हमारा लास्ट में आता है ग्रेविटेशन फोर्स। इट इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, क्योंकि हम दो बॉडीज में कैलकुलेट करते हैं, जब हम निकालते हैं F इज कॉल्ड G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसके बाद हम ये किस पे डिपेंड करता है? ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर हम पानी में लेंगे और वैक्यूम में लेंगे, दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन इन फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन इन फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? ये एक रीजन होता है, एक अगर हम मास एक लेंगे, उसके इर्द गिर्द उसका ग्रेविटेशन फील्ड कहां तक होगा, उसका इफेक्ट कहां तक होगा, उसका उस रीजन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यानी एक मास का ग्रेविटेशनल इफेक्ट कहां तक होगा, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इसकी रेंज कहां तक हो सकती है? इट्स रेंज इज अप टू इन्फिनिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जितना मास ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा, और जितना इसकी रेडियस ज्यादा होगी उतना इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा, यानी जितना हम इस मास से दूर जाएंगे उतना ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, किसके बराबर होता है? फोर्स ऑन टेस्ट मास डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। इसके बाद अगर हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे, दैट्स I इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर, का जो बराबर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर, और हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी इसी के बराबर होता है, दैट इज G इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इज सेम दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जहां की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वहां की ओर ही इसकी डायरेक्शन होती है। इसका यूनिट जो होता है दैट इज न्यूटन पर केजी, और ये बराबर होती है दैट इंटेंसिटी ऑफ
gravitational field is called gravitational acceleration due to gravity. Dimensional formula as rate of acceleration होती है acceleration due to gravity, that is LT minus 2. इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो आपका आता है व्हाट इज दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इसमें हम 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, आउटसाइड द स्फीयर और हम ऑन द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। अगर हम इनसाइड द स्फीयर देखेंगे दैट इज इंटेंसिटी इज कॉल्ड जीरो, क्योंकि मास इनसाइड कुछ भी नहीं होता है हॉलो स्फीयर के केस में। इंटेंसिटी एट बी यानी अगर हम आउटसाइड द स्फीयर देखेंगे तो वहां पे होता है जी इज कॉल्ड जीएम बाई आर स्क्वायर, और अगर हम सरफेस पे देखेंगे दैट इज आई एस इज कॉल्ड जीएम बाई आर स्क्वायर, वहां पे कैपिटल आर होता है, यहाँ पे स्मॉल आर होता है। और अगर हम इसको ग्राफिकली वेरिएट करेंगे, इसको हम ग्राफिकली शो करेंगे, इनसाइड होता है जीरो और सरफेस से मैक्सिमम होता है, फिर डिक्रीज होता है अगर हम आउटसाइड जाएंगे, और यहाँ पे ग्राफ कौन सा बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद अगर हम देखेंगे किसकी वजह से, अगर हम इसके बाद देखेंगे सॉलिड स्फीयर की वजह से। सॉलिड स्फीयर में भी हम 3 केस लेंगे, दैट्स आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर एंड ऑन द स्फीयर। अगर हम इनसाइड द स्फीयर देखेंगे दैट इज आर इज लेस देन आर, उस टाइम होगा आई इज कॉल्ड जी एम एम डिवाइडेड जी एम आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यहाँ पे रिलेशन क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए जी एम स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। यहाँ पे रिलेशन क्या है, दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। अगर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे कहाँ पर, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, सरफेस पे हम बात करेंगे, उस टाइम क्या बनता है, दैट आई इज कॉल्ड जी एम बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नीचे कैपिटल आर स्क्वायर है। अगर हम इंटेंसिटी आउटसाइड की बात करेंगे दैट इज यहाँ पे आप देख लीजिए आई इज कॉल्ड जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर नीचे आता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ग्राफिकली शो करेंगे, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है, सरफेस में मैक्सिमम होता है, फिर आउटसाइड क्या होता है, फिर आउटसाइड इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है आउटसाइड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाए दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। हमने भी बोला था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दो बॉडीज होता है। यहाँ पे अर्थ के मास ज्यादा ज्यादा होता है, दैट 6 × 10⁻24, और एक ह्यूमन बॉडी अगर हम लेंगे वो 100 to 150 kg होता है। तो एज कम्पेयर टू अर्थ वो छोटी बॉडी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम यहाँ पे देखते हैं दैट अगर हम देखेंगे एफ इज कॉल्ड एम ए, और वहां पर अगर हम एक इक्वेशन निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एफ बाई एम। अगर हम यहाँ पे एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जी इज कॉल्ड जी एम बाई आर स्क्वायर, एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ इज कॉल्ड जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और नीचे अपना एम ही है, एम हम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा दैट इज ए जी ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आप मास किसका लोगे, अर्थ का मास लोगे, और रेड भी अर्थ का ही लोगे। इसके बाद अगर मास ऑफ अर्थ लेंगे दैट इज 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड 6400 किलोमीटर। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आप यूनिट्स को सी ये एम के एस में रखोगे, और यहाँ पे आप मीटर्स में इसको कैलकुलेट मतलब कन्वर्ट करोगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसके बाद जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, और अप्रोक्सीमेशन के लिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस टाइम आप 10 ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे दैट आई इज कॉल्ड जी, या आई जी इज कॉल्ड 4/3 पाई रो जी आर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाती है 4/3 पाई रो जी आर। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स एज दैट ऑफ अर्थ, यानी अगर अर्थ पे 9.8 है और इसका सिक्स पार्ट कहाँ पे होगा, मून पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट जी ऑन मून इज कॉल्ड जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6, यानी अप्रोक्सीमेटली वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। इसके बाद अगर एरर की बात करेंगे, अगर एरर 5 पॉइंट या 5 पॉइंट से कम होगा, उस टाइम अगर आपको एरर निकाला होगा दैट डेल्टा जी बाई जी इज कॉल्ड 2 डेल्टा आर बाई आर। अगर मास कांस्टेंट होगा, अगर डेंसिटी कांस्टेंट होगी, डेंसिटी कांस्टेंट के टाइम आप क्या करोगे, दैट इज डेल्टा जी बाई जी इज कॉल्ड डेल्टा आर बाई आर। यहाँ पे आप 2 नहीं लोगे इस केस में। इसके बाद आप नेक्स्ट केस लेंगे, कौन से फैक्टर्स ऐसे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इफेक्ट करते हैं। अगर हम हाइट की वजह से देखेंगे, हाइट की वजह से भी कम होता है। आज यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है, दैट इज कॉल्ड जी डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर। अगर ये वाली इक्वेशन कब वैलिड है, जब आपकी हाइट 320 किलोमीटर से ज्यादा होगी, या आपका जो अगर परसेंटेज में दिया होगा या 5% से ज्यादा होगा, या 5% के बराबर होगा। अगर आपका 320 किलोमीटर से कम है और 5% से कम है, तब आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, दैट इज जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 2h बाई रेडियस, आप इसमें यूज करोगे। इन केस जब आप वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ देखोगे, डेप्थ की वजह से कितना आएगा, आप देखोगे दैट इज जी डैश इज कॉल्ड जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। चेंज इन जी कितना होगा, दैट इज जी डैश बाई जी इज इक्वल टू डी बाई आर ई। यहाँ पे अगर आप देखोगे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, दैट जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अगर लैम्डा
जीरो होगा तो वो इक्वेटर वाला केस बन जाएगा। इक्वेटर वाले केस में कितनी ग्रेविटेशन बन जाएगी, दैट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे माइनस होता है, दैट मीन्स यहाँ पे कम होगी, आपका इक्वेटर पे कम होगा, पोल पे ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पोल पे ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है। इसके बाद नेक्स्ट केस हमारा है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, दैट इज वर्क डन हमें कितना लगेगा अगर हम एक पॉइंट मास को या टेस्ट मास को कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे कहाँ की ओर, एक बॉडी की ओर जिसका कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हमें कितना वर्क करना पड़ेगा एक टेस्ट मास को लाने में, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क स्टोर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो और ग्रेविटेशन एट रेफरेंस इज आल्सो जीरो। यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट इज वी फाइनल, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अगर इनिशियल पे जीरो होगा तो डायरेक्टली क्या रिलेशन बन जाएगी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है, इसका मतलब ये बाउंडेड है। इसके बाद आप ये देखोगे अगर मल्टीपल बॉडीज होंगी, मल्टीपल बॉडीज के लिए कितने पेयर्स आपको बनेंगे, यहाँ पे आपको पेयर्स बनेंगे n इंटू एन माइनस वन। अगर आपके पेयर्स हैं यहाँ पे थ्री बॉडीज है दैट इज थ्री इंटू थ्री माइनस वन, वो आपका बन जाएगा थ्री इंटू थ्री माइनस वन। थ्री माइनस वन का मतलब होता है टू और मल्टीप्लाई थ्री करेंगे दैट इज सिक्स। थ्री इंटू टू इज सिक्स डिवाइडेड बाई टू दैट इज थ्री। यहाँ पे थ्री पेयर्स बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप कौन से फॉर्मुला यूज करोगे, n इंटू एन माइनस वन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, दैट इज यहाँ पे आपका एक्स की वेलोसिटी का यहाँ पे अगर आपको देखना है कि अगर हम किसी हाइट तक पहुंचाने के लिए आपको कितनी वर्क करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन यूज करेंगी। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आप ये वाला टॉपिक लिख सकते हो कौन सा, एस की वेलोसिटी का। एस की वेलोसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज रूट ऑफ टू जी एम डिवाइडेड बाई आर ई। अगर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी लिखोगे दैट इज रूट ऑफ जी आर, जिसका वैल्यू होता है 11.2 मीटर पर सेकंड। एस की वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आपको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी एक बॉडी को कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप कर जाए, कि वो आपको जब आप कोई भी बॉडी ऊपर फेंकते हो वो नीचे आ जाती है, लेकिन आपको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो वापस ना आ जाए अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को एस्केप कर सके। अगर मास कांस्टेंट होगा तो उसके उस टाइम आपका एस्केप वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ आर ई। और अगर आपका वहां पे क्या बन जाए एस्केप वेलोसिटी आर इंटू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अगर आप देखोगे दैट इज रूट ऑफ 8 पाई रो जी डिवाइडेड बाई थ्री। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ पे चलेंगे तो वो क्या आपका आता है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी, दैट इज वी इज कॉल्ड वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी, दैट इज माइनस जी एम बाई आर, और स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, दैट इज एल स्क्वायर टी माइनस टू। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट इज इंटीग्रल ऑफ डीवी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आई जी इंटू आर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। इसके बाद कौन सा टॉपिक है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इसको आप करके जाना। यहाँ पे भी सेम टू सेम थ्री पॉइंट्स है, दैट इज आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी एट द सरफेस। यहाँ पे आप आउटसाइड यहाँ पे देख सकते हैं, आउटसाइड कितना होता है, दैट इज जी एम बाई माइनस जी एम बाई आर, और सरफेस पे होता है माइनस जी एम बाई आर एज टू सेम। इनसाइड क्या होता है, दैट इज माइनस जी एम बाई आर। अगर आप ग्राफिकली इसको शो करोगे, इनसाइड कॉन्स्टेंट रहता है और सरफेस पे मैक्सिमम रहता है, और आउटसाइड क्या रहता है, इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पर भी ग्राफ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी सॉलिड स्फीयर में केस करेंगे, देखेंगे आउटसाइड इनसाइड और सरफेस पे क्या होगा। आउटसाइड पे कितना होता है, माइनस जी एम बाई आर, और यहाँ पे सरफेस पे भी माइनस जी एम बाई आर होता है। ये एज दैट ऑफ हॉलो स्फीयर ये होता है, खाली किसमें वेरिएशन आती है, इनसाइड में। यहाँ पे इनसाइड में होता है 1.5 जी एम बाई आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज इनसाइड कितना होता है, माइनस 1.5, जिसका मतलब होता है माइनस 3/2। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होती है, तो यहाँ पे ये होगा। फिर उसके बाद फिर से वेरी करेगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1.5 है, इसलिए ग्राफ बिलो द वाई एक्सिस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है केप्लर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। केप्लर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, इसके तीन लॉज है। तो पहला लॉ क्या है, दैट इज ईच प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद वन विद सन लाइट एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। यानी हर कोई जो प्लेनेट है वो मूव करता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सन इसके एक फोकस पे होता है। और इसमें एक होती है मेजर एक्सिस और एक होती है माइनर एक्सिस। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, दैट इज ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी बाय ए, और ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बराबर होता है ई बाय ए। और यहाँ पे अगर आप इसका नेक्स्ट लॉ देखोगे वो क्या होता है, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। इसका मतलब क्या है, अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन शीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज एरिया वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट इज अगर एक प्लेनेट ए से भी जाएगा तो जितना, अगर इसमें टाइम डेल्टा टी लगा, तो अगर यहाँ पे
वहां पे यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अगर यहाँ पे भी हम डेल्टा टी में देखेंगे, इसना जितना इसने ए से बी कवर किया होगा डेल्टा टाइम टी में, उतना ही ये सी से डी एरिया कवर करेगा यहाँ पे भी डेल्टा टी टाइम में। इसका मतलब है कि इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एरियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज 1/2 रूट ऑफ आर टी। और अगर हम ये देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। जहां पे वेलोसिटी मिनिमम होती है उसको बोलते हैं एपीहिलियन, और जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और उसको बोलते हैं हम पेरिहिलियन। ये आप यहाँ पे करके जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज केप्लरस लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये सिंपल होता है, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। दैट इज द स्क्वायर of time period, the square of period of revolution of any planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of its elliptical orbit। यानी अगर हम उसके टाइम जितना वो टाइम लेगा रोटेट करने में, उस टाइम क्या होगा, जितना उस टाइम का अगर हम स्क्वायर लेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी जो उसकी सेमी मेजर एक्सिस होती है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, दैट इज सैटेलाइट दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, दूसरी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट कौन से, दैट इज मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। उसके बाद अगर हम देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पहला हमारा होता है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट हम किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज वेदर फॉर द वेदर फोरकास्टिंग। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज फॉर द टेली कम्युनिकेशन। इसके बाद इक्वेटर पे हम इक्वेटर के अलोंग कौन सी मूव करते हैं, जियो सैटेलाइट्स। और जो सैटेलाइट्स अलोंग द पोल्स मूव करती है उसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, जिस जो हम किसके लिए यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। और यहाँ पे अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी देखेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है कि जिससे एक ऐसी वेलोसिटी जो हम एक बॉडी को देते हैं जो कि अर्थ के अलोंग मूव करती है, ये एक सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर होती है दैट इज रूट ऑफ जी एम बाई आर ई। और इसकी वेलोसिटी, इसका वैल्यू होता है 8.1 किलोमीटर पर सेकंड। और टाइम पीरियड इसका बन जाता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर क्यू बाई जी एम ई। और अगर हम ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे दैट इज 84 मिनट इसका टाइम पीरियड आता है। अगर हम किसके दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे, दैट इज एस के वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप आती है, दैट इज एस के वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये आपका कितना जितना भी था ग्रेविटेशन में आपका इतना आता है। तो ये हमने 15 मिनट्स में कवर कर दिया। और इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, इससे आप कनेक्टेड रह जाइए सब्सक्राइब करके। और नेक्स्ट अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ये यहाँ पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक।